वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का जो पेपर हैं उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा था। अगले 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रोस्ट्रो के आर्थिक समृद्धि चरण मॉडल में तीसरा चरण माना जाता है। ठीक है, रोस्ट्रो का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसमें उन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। ठीक है, सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसको हम परंपरागत समाज की अवस्था कह सकते हैं। दूसरी अवस्था थी प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ या उड़ान की जगह हम स्वयं स्फूर्ति कह सकते हैं। ठीक है, उसकी अवस्था के लिए पूर्व शर्तें। फिर तीसरी जो थी वो है स्वयं स्फूर्ति की दशा या उड़ान, जिसको हम कह सकते हैं टेक ऑफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा चरण पूछा हुआ है। फिर चौथी अगर हम बात करें ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर, ठीक है, परिपक्वता की ओर है। और फिर पांचवी जो है एज ऑफ हाईस्ट मास कंजप्शन, उच्च जन उपभोग अवस्था, ये पांचवी अवस्था है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक तरह से क्या माना था, उत्पादन के जो तरीके होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बदलते हैं। ऑप्शन आपका होना चाहिए इसमें बी। फिर अगला है वर्ष 2015-16 के बारे में। ठीक है, वगैरह एग्जाम के लिए आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि डेटा जो है वो लेटेस्ट पूछे जाते हैं। अगला देखिए 54, निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2004 से जारी की जाती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है एक तरह से टैक्स इवेजन, कर अपवन, गैर कानूनी तरीके से जो करों की चोरी की जाती हैं। ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी खाता भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हैं, विदेशी सरकारों को जो ऋण हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, निवल आय अंतरण जो है, नेट इनकम ट्रांसफ़र जो होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है अवमूल्यन अधिक प्रभावी होगा जब। ठीक है, डीवैल्यूएशन जो पॉलिसी होती हैं वो कब प्रभावी होती हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह है वो निर्बाध नहीं होता है, स्वतंत्र अगर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होना चाहिए केवल ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन ए। अगला है यदि K अपॉन L, K का मतलब यहाँ पे कैपिटल पूंजी से है और L का मतलब लेबर से है, तो पूंजी और श्रम का जो अनुपात है वो A देश में अगर B देश की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A देश जो है उसमें कैपिटल पूंजी जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन आपका होना चाहिए सी। अगला है अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है उसमें क्या माना गया है, उत्पादन का 2 साधन है, श्रम और पूंजी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है। श्रम को उन्होंने होमोजीनियस नहीं माना है। वस्तु की लागत में श्रम लागत के साथ में पूंजी लागत को भी सम्मिलित किया है। ठीक है, तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड इस कारण प्रतिकूल रही है कि जब विकसित देशों में आय बढ़ती हैं, जो डेवलप कंट्री हैं उनकी अगर इनकम बढ़ती हैं, तब प्राथमिक वस्तु की मांग घटती है, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं में मांग की आय लोच क्या होती हैं, निम्न होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच क्या होती हैं, निम्न होती हैं। ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। ठीक है, आय बढ़ने के साथ में क्या होगा, जो विलासिता वाली वस्तुएं उनकी मांग एक तरह से बढ़ती हैं।
नए व्यापार सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बात की व्याख्या करता है कि देश क्यों सदृश वस्तुओं का व्यापार करते हैं, बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार नहीं, व्यापार के ऊपर प्रतिबंध को मानता है, तो दूसरा कथन तो नहीं लग रहा है। यह मानता है कि व्यापार एकाधिकार दशाओं में होता है, ये भी माना जाता है। उत्पादन में पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलता है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा कथन सही लग रहा है यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बौद्धिक संपदा अधिकार में पेटेंट को भी लिया जाता है, ट्रेडमार्क को लिया जाता है, कॉपीराइट को लिया जाता है, उपरोक्त सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में खुलेपन का उपयुक्त मापक है? ठीक है, ओपननेस इंडेक्स जो है उसके लिए एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट अपॉन जीडीपी किया जाता है। निर्यात और आयातों के टोटल में सम में सकल घरेलू उत्पाद का भाग देते हैं, ऑप्शन आपका सी। अगला, भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, किसानों के मन में क्या आ जाएगा कि उनके द्वारा जो लोन लिया जाता है उसको माफ़ कर दिया जाता है, तो इससे एक तरह से मोरल हैजार्ड, जो नैतिक संकट की समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, किसानों को एक वास्तविक आय का स्तर सुनिश्चित करना, कृषि मूल्यों को स्थिर करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये तीनों होने चाहिए, आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यह आपका हुआ था 1969 होना चाहिए इसका। फिर बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नरसिम्हम समिति 1990-91 का है, 1991 होना चाहिए। फेमा आया था, फेरा की जगह आया था, फेमा आया था 2000 या 99 के आसपास, 99-2000 में, ठीक है 99। और भारत में एग्जिम बैंक 1982। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 4, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। ठीक है, 1969 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 1969, फिर 1982 आना चाहिए, फिर 91 और फिर 99, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन आपका ए। अगला देखिए, सतत आर्थिक कल्याण के सूचकांक की गणना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सकल घरेलू उत्पाद में लिया जाता है? ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर इंडेक्स के लिए जीडीपी में क्या संशोधित किया जाता है? जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसकी लागत को घटाया जाता है, ऑप्शन आपका डी। अगला है, निम्नलिखित फसल बीमा योजनाओं को उनके शुरू किए जाने वाले काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले व्यापक फसल बीमा योजना आई थी 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये आपकी होगी 2000 के आसपास, 99-2000। फिर संशोधन किया गया था 2010 में, 2010-11। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है 2016। तो 85, 2000, 2010, 2016 क्रम सही आपका 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 पहला ऑप्शन। सितंबर 2017 का है। SRS बुलेटिन के अनुसार केरल में अनुमानित मृत्यु दर 7.6 है, जबकि बिहार में कितनी है? 6 हैं। ठीक है, बिहार में जो अनुमानित मृत्यु दर वो एक तरह से क्या है? कम। इसका मतलब होगा बिहार की तुलना में केरल में जनसंख्या का वयोधिकरण जो है वो अधिक है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 2005 में। निचले स्तर से नियोजन, जो प्लानिंग की जाती है अगर निचले स्तर से की जाती है उसको हम कहते हैं विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन बायोफ्यूल की श्रेणी में नहीं आएगा? प्राकृतिक गैस नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन आपका डी। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ये लिखी थी रघुराम राजन के द्वारा, ठीक है, ये होना चाहिए 2017 में पब्लिश हुई थी। आकांक्षापूर्ण जिलों के कायाकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 115 जिलों को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रमुख रणनीति इसकी जो थी स्ट्रेटेजी, अभिसरण, सहयोग और स्पर्धा। जिलों की प्रगति का आकलन करने तो 49 मुख्य निष्पादन संकेतक हैं, ऑप्शन आपका डी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति केवल गेहूं, धान और मोटे अनाज को सम्मिलित करती नहीं, बहुत सारे अन्य जो अनाज उसको भी सम्मिलित करती हैं। ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदा अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ये पिछला जो आपका 2019 या 20 का हमने जो पेपर सोल्व किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपका पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख इस समय समष्टि आर्थिक चुनौती नहीं है? ठीक है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन है, चालू खाते का जो घाटा है वो बढ़ रहा है, ये भी समस्या है। विश्व में बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, ये भी है। सोने का अधिक आयात, ये समस्या नहीं है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाती है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं बताया गया है, आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल भी आते हैं, वाणिज्यिक प्रपत्र भी आते हैं, जमा का प्रमाण पत्र भी होता है, अधिमान शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ऑप्शन आपका बी। वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2017 में जैसे भारत विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ये कथन सही है। भारत सकल घरेलू उत्पाद $5 ट्रिलियन नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये 2 के आसपास है जैसे, तो आपका ऑप्शन केवल ए सही होना चाहिए। फिर देखिए अगले जो क्वेश्चन, उसमें आपको एक अभिकथन दूसरा तर्क दे रखा है और आपको आंसर जो देना उसमें देना है, अगर ए आंसर दोगे, यदि उसमें ए और आर दोनों सही हैं, अभिकथन और तर्क अगर दोनों सही हैं, अगर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या अगर सही नहीं तो आपको ऑप्शन बी बताना है। अगर ए ऑप्शन आपका सही होगा तो सी बताना है, लेकिन आर उसमें गलत होगा, और अगर ए गलत है और आर सही है तो आपको ऑप्शन डी बताना है। तो देखिए 81 क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार व्यापार चक्रों की जो प्रकृति है वो मौद्रिक हैं, ठीक है, नहीं ये तो गलत लग रहा है। फिर ये वास्तविक मजदूरी दर में गिरावट के परिणाम हैं, ये सही होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक मजदूरी में गिरावट के परिणाम है, मतलब इसमें आपका आर सही है, ए गलत है। 82 देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र द्वारा चलित है, ये तो सही है, सेवा क्षेत्र का योगदान इसमें ज़्यादा है। और कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है, नहीं ये गलत है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो रोजगार की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए सही है और आर क्या है, गलत है। एटी 83 अगर देखें,
एक प्रगतिशील आयकर सम सीमांत त्याग पर आधारित होता है। ये कथन सही है। एक करदाता के लिए आय जितनी अधिक होगी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उतनी कम होती है, जितनी आय ज़्यादा होती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। दोनों सही हैं। तो देखिए कथन तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे प्रगतिशील आयकर की जो व्याख्या है वो इस कथन के तर्क के द्वारा नहीं हो रही है। फिर 84 अगर हम देखें, रोजेंस्टीन रोदान मॉडल में उत्पादन में अविभाज्यता की धनात्मक भूमिका का विश्लेषण किया गया है। सही है बिल्कुल। ठीक है, उत्पादन में अविभाज्यता है, धनात्मक भूमिका है। अविभाज्यता को हटाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये गलत है। ये पैमाने के हासमान प्रतिफल होना चाहिए शायद, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अल्पाधिक बाजार में मूल्य अनियमितता होती है। ठीक है, मूल्य अनियमितता का मतलब कीमतों में स्थिरता पाई जाती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है कि अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता प्राइस रिजिडिटी होती है। स्पर्धी फर्में मूल्य वृद्धि का अनुसरण न कर मूल्य गिरावट का अनुसरण करती है। बिल्कुल सही है कि जो अल्पाधिकारी फर्में होती है, अगर किसी एक फर्म के द्वारा अगर मूल्यों में कमी की जाती है तो दूसरी फर्में भी क्या करेगी, कीमतों में कमी करेगी। तो अगर एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो उसका तो अनुसरण नहीं करती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, अनियमितता पाई जाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और व्याख्या जो है वो भी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवकलनों के पदों में सही है। यहाँ पे हमारा जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉनकेव है यहाँ पे, ये नतोदर अपन कह सकते हैं उसको, या नतोदर कॉनकेव शेप इसका ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रथम कलन का प्रथम शर्त का जो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन dy/dx वो क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और सेकंड ऑर्डर का जो अवकलन किया जाता है डिफरेंशिएशन वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0। ठीक है, d²y/dx² क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 और सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए। हेरोड समृद्धि मॉडल आपको दिया हुआ है, बचत फलन दे रखा है, निवेश फलन दे रखा है, संतुलन में बचत और निवेश बराबर हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के इस मॉडल में आर्थिक समृद्धि की जो शर्त है वो क्या होती है, β/β माइनस अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगला है, यदि उपभोक्ता का मांग फलन हमको दे रखा है p बराबर 27 माइनस 3x माइनस x², जहाँ पे x क्या है, वस्तु की मांग है, और p क्या है, कीमत, और x बराबर 3 पर उपभोक्ता अतिरिक्त कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता का बचत हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब हमको उपभोक्ता की बचत ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, जो हमको फलन दे रखा है उसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, 0 से x, जो भी लिमिट आपकी होगी px dx, मतलब जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तैयार है और वास्तव में जो कीमत चुकाता है उसको हम लिख दिया जैसे p*x*। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, उपभोक्ता की बचत को निकालेंगे। तो देखिए p*x* निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में p क्या है, तो इस इक्वेशन में x की जगह अगर हम 3 लिख दें तो आपका हो जाएगा p = 27 माइनस 3 × 3 हो जाएगा 9, फिर x² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 27 में से अगर हम 9 और 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 9। तो p तो कितना हो गया, 9। अब x कितना है हमारे पास में, 3 है, तो p*x* का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट रूप में अलग से लिख लीजिए, इसमें पूरा स्क्रीन पर आएगा नहीं, इसलिए ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो आपको क्या करना होगा, अवकलन करना था। तो अवकलन के लिए मैंने बताया था 0 से लिमिट क्या आपकी 3 तक है। ठीक है, x = आपके पास में कितना है, 3। आपको अवकलन किसका करना है, जो मांग फलन है p = 27 माइनस 3x माइनस x² का, ये हो जाएगा 27
माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है पी स्टार एक्स स्टार। अभी बताया था अपने सोल्व किया था, कितना आया था, सॉरी यहाँ पे आया था 9 आया था, और 9 इंटू 3 क्या था, कितना आया था 27 आया था। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब इसका अगर हम अवकलन इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन, तो समाकलन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और लिमिट है इसकी 0 3, इसको आप साथ में लिख दिए, और माइनस कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर इसको अगर हम सोल्व करेंगे, अब x की जगह आप कितना लिख दोगे 3, तो 27 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 करोगे 27 अपॉन 2 हो जाएगा। और फिर x का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 अपॉन 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये आपके पास में आ गया है 81 माइनस 27 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस का 27, पी स्टार एक्स स्टार का मान है, ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 27 अपॉन 2 करेंगे तो 13.5 माइनस 9 और माइनस 27। ठीक है, इसको आप माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 13,927। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लगभग 31.5। फिर अगला हमको दे रखा है एक एकाधिकारी का रेखिक मांग वक्र हमको दे रखा है P बराबर 100 माइनस 4Q, जबकि उसका लागत फलन हमको दे रखा है TC दे रखा आपको 50 प्लस 20Q। तो एकाधिकारी के लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन कितना होगा। तो देखिए हमने विधि पढ़ी थी, TR और TC मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और MR और MC विधि से भी अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम TR निकाल लें, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो P बराबर 100 माइनस 4Q दे रखा है इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। प्राइस इंटू क्वांटिटी करते क्या आ जाता है TR आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 100Q माइनस 4Q का स्क्वायर, और इस TR से हम क्या निकालेंगे MR। तो MR हमारे पास में आ जाएगा 100। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे अवकलन, फिर ये हो जाएगा आपका 8Q। ठीक है, 100 माइनस 8Q, ये क्या हो गया MR हो गया। इसी तरीके से हम MC निकाल लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट भी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, जो फलन दे रखा है C बराबर 50 प्लस 20Q, तो इसका हम अवकलन कर लेंगे। अवकलन कितना आ जाएगा इसका 20। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो MR है वो MC के बराबर होता है, तो 100 माइनस 8Q किसके बराबर होगा 20 के। 100 माइनस 8Q बराबर 20, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 8Q। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 में से 20 को माइनस करोगे 80 आ जाएगा, फिर 8 को आप इधर लाओगे, 80 में 8 का भाग दे दोगे, कितना बचेगा 10। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आपका आ गया 10। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ऑप्शन आपका C। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है। हॉकिंस साइमन शर्तें जो हैं वो इनपुट आउटपुट मॉडल के साथ में, आगत निर्गत मॉडल के साथ में संबंधित हैं। सेडल बिंदु, सेडल पॉइंट किस में होता है आपका, गेम थ्योरी में आता है। क्रीड़ा सिद्धांत फर्स्ट। सिंप्लेक्स विधि का जो प्रयोग है वो लीनियर प्रोग्रामिंग किया जाता है, रैखिक प्रोग्रामिंग में। 3142 आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आपका है नेक्स्ट, किसी वस्तु के मांग फलन Q बराबर KP की पावर माइनस R है के लिए मांग की कीमत लोच क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेल Q अपॉन डेल P निकाल लें। ठीक है, जो हमको मांग फलन दे रखा है उसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो Q बराबर KP माइनस R है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस R KP की पावर माइनस R माइनस 1। ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया है।
अब इसको अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें, डेल क्यू अपॉन डेल पी दिया हो गया, इंटू आपका हो जाएगा पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे ले सकते हैं माइनस आर के पी की पावर माइनस आर अपॉन पी लिख सकते हैं इंटू पी अपॉन क्यू। पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और ये जो है के पी की पावर माइनस आर, ये आपका किसके बराबर, क्यू के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा आर इंटू क्यू अपॉन क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, आर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, एक बॉक्स में 10 बल्ब रखे गए हैं जिनमें से 4 खराब हैं। ठीक है, 10 बल्ब हैं, उनमें से 4 खराब हैं। यदि 3 बल्बों को बिना बदले हुए, ठीक है, वापस उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है और निकाला जाता है, तो सभी 3 बल्बों के खराब होने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए 10 में से 4 खराब हैं, तो पहला बल्ब निकालेंगे, उसके खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/10 होगी, क्योंकि 4 बल्ब खराब हैं और कुल बल्ब कितने हैं, 10 हैं। फिर अगर उस बल्ब को अगर हम वापस नहीं रखेंगे तब डिब्बे में कितने बचेंगे, 3 बल्ब खराब होंगे और टोटल कितने होंगे, 9, क्योंकि एक बल्ब को निकाल दिया गया है। तो दूसरा बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/9 हो जाएगी। फिर उसको अगर नहीं रखेंगे, अगला बल्ब निकालेंगे, अब खराब बल्ब कितने होंगे, 2 तो निकल चुके, अब उसमें कितने होंगे, 2 ही होंगे, और कुल बल्ब कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। 4/10 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 3 से 3 ये 3, 2 से इसको आपने किया 5, 4 से आपने इसको किया 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 किया 15, 15 को इंटू 2 किया 30, 1/30। ठीक है, 1/30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित सूचकांक संख्या की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। 2014, 15, 2016 का हमको सूचकांक दे रखा है। ठीक है, इसमें आधार वर्ष क्या है, 2014। यदि आधार वर्ष बदलकर 2015 कर दिया जाता है तो नई श्रृंखला में 2016 का सूचकांक। तो देखिए नया आधार जो बदला जाता है उसमें हम क्या करते हैं, जिस वर्ष का सूचकांक याद करना उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 2016 का सूचकांक 126 है, उसको हम ऊपर लिखेंगे 126। अपोन में हम क्या लिखते हैं, नए आधार वर्ष का सूचकांक। तो नया आधार वर्ष आपका 2015 है, 2015 का सूचकांक कितना है, 120, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, ये आपका 20 से कैंसिल कर दो इसको 6 बार, और 20 से इसको हमने किया 5 बार, 6 से इसको हमने किया 2 बार, 21 बार। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो 105 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विचर समाश्रयण में, ठीक है, रिग्रेशन के बारे में है। आश्रित और स्वतंत्र चरों में y और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.7 है। r इक्वल टू हमको दे रखा है 0.7। तो कितने प्रतिशत विचरण की व्याख्या। ठीक है, तो विचरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, r का स्क्वायर कर देते हैं। तो 0.7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.49, और प्रतिशत में देखो मल्टीप्लाई कर दो इनको 100 से, 49%। ऑप्शन आपका ए। किसी फर्म के 10 वर्षों के बिक्री संबंधी वार्षिक आंकड़ों की समय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 वर्षों के आंकड़े दे रखे, तो मौसमी विचरण तो नहीं हो सकता है, दीर्घकालीन होगा, और चक्री विचरण साइक्लिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन और साइक्लिकल वेरिएशन होगा। ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है, ए ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। डेल्फी विधि पूर्वानुमान के साथ में संबंधित हैं। डिक्की फुलर टेस्ट जो है परीक्षण, वो आपका है स्थितिकता के बारे में। डर्बिन वाटन परीक्षण जो है वो संबंधित है आपका स्वतः सहसंबंध के साथ में। 4132 हो जाएगा। ठीक है, 4123।
ठीक है, 4 1 2 3 ऑप्शन आपका ए। स्वतः सहसंबंध का अर्थ क्या होता है? श्रमाशरण मॉडल के त्रुटि पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल के जो त्रुटि पद हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये इसका अर्थ होना चाहिए। समाचरण विश्लेषण में, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस में यदि मात्रात्मक चर में m वर्ग हैं तो कितने मुख्य चर सम्मिलित किए जाएंगे? उससे एक कम। ठीक है, m-1। यद्यपि दो समय श्रृंखलाएं अलग अलग अस्थितिक हैं पर उनकी रेखिक संयुक्ति स्थितिक हैं, तो यह किसका उदाहरण है? सह एकीकरण का, ऑप्शन आपका सी। युगपत समीकरण अर्थमेधी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकलन से पूर्व अभिनिर्धारण की क्रम और कोटि दोनों शर्तों को पूरा करना होता है। बिल्कुल। अभिनिर्धारण के लिए क्रम शर्त अनावश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। और फिर अति अभिनिहित समीकरणों के लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग किया जाता है। तीनों सही हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी।